तो अपने अपने कैलकुलेटर्स बाहर निकाल लो और नोटबुक्स निकाल लो। हमारा चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर कल क्वेश्चंस किए थे, आपके मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन किए थे। एक बार ये बता देती हूँ कल मैंने क्या करवाया था शॉर्ट में, उसके बाद आगे का स्टार्ट करेंगे। कुछ केसेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पहला केस कल किया था अंडरराइटिंग कमीशन। ये किस में आता है कि कंपनी शेयर दे रही है पर बदले में पैसा नहीं लेती है। किन किन को शेयर देती है कंपनी? एक तो होता है कंपनी ने एसेट परचेज की, उसके बदले में कैश देने के बजाय शेयर में पेमेंट कर दी, तो वो हो गया एक केस इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश का। फिर अदर देन कैश मतलब कंपनी ने अपने अंडरराइटर्स को पेमेंट कर दी कमीशन की। अंडरराइटर्स थे जिन्होंने शुरू में कंपनी को हेल्प की कि आप शेयर कैपिटल रेज करो, उसमें हेल्प करी। अब वो लोग बोले हमें पेमेंट करो, तो कंपनी ने कैश के बजाय उनको कमीशन में शेयर दे दिए। तो उसकी जर्नल एंट्री की थी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है कंपनी के लिए, टू अंडरराइटर जिनको देना है। डेबिट द रिसीवर वाला जो रूल था उसके अंदर टू अंडरराइटर जिनको देना है, और फिर अंडरराइटर को क्या दे देंगे यहाँ पे? शेयर कैपिटल दे देंगे। कैश की जगह अंडरराइटर को शेयर कैपिटल दे देंगे। फिर उसके बाद पढ़ा था कि आपने कॉल्स इन अरियर का मेथड किया था, प्रीमियम किया था, प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं, ये था केस नंबर 5। नॉर्मल जर्नल एंट्री कि एक शेयर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है और ₹2 एक्स्ट्रा बढ़ाकर कंपनी ने इशू किए हैं प्रीमियम पे, यानी ₹12 में इशू का है। तो उसकी एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ₹12 से पैसे आएंगे तो ₹12 के अकॉर्डिंग 1,20,000 एंट्री थी। और दूसरी जो प्रीमियम की एंट्री होती है वो करी थी। फिर कॉल्स इन अरियर के बारे में पढ़ा, उसकी जर्नल एंट्रीज देखी, कॉल्स इन एडवांस की देखी, इंटरेस्ट देखा कि कॉल्स इन अरियर पे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है इंटरेस्ट का रेट तब तो वो वाला लेना है, और नहीं किया है तो आपको बाय डिफॉल्ट 10% पर एनम लेना है। ये चीज लिखी है कंपनीज एक्ट में टेबल एफ के अकॉर्डिंग। और कॉल्स इन एडवांस में अगर दिया है तो वो वाला, नहीं दिया तो 12% पर एनम। फिर हमने किया इलिस्ट्रेशन नंबर 7, जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली थी कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 किया, फिर इलिस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर था कि इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश का क्वेश्चन है ये, कि कंपनी ने एक एसेट परचेज की थी, ये है आपकी 10,80,000 की, जिसके बदले में शेयर इशू किए। तो उसकी जर्नल एंट्री करी थी सन्ड्री एसेट टू सी लिमिटेड और सी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर ये है कि सन्ड्री एसेट आपने खरीदी है कंपनी ने 10,80,000 की और पेमेंट की है शेयर्स में, लेकिन शेयर दिए आपने प्रीमियम पे, यानी कि 120 रुपए में शेयर इशू किया कंपनी ने। तो इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। जितनी अमाउंट आपको पे करनी है वो ऊपर आ जाएगी, कितनी पे करनी थी? 10,80,000, और नीचे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू 100 प्लस 20 प्रीमियम। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आ गया था 9,000 शेयर्स, और 9,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने। तो शेयर कैपिटल में तो आ जाएगा 9,000 इंटू 100, बाकी का बचा प्रीमियम में टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री की थी, ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर वही अंडरराइटर्स को कमीशन वाला जो कंसेप्ट है उसका क्वेश्चन है ये, और प्रमोटर्स को जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसके अंदर काफी चीजें आई थी, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले क्वेश्चन की समरी बनाई थी और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आज जो केस पढ़ेंगे, अब देखो इस चैप्टर में हम काफी डीप जा चुके हैं अंदर। अब आपके पास में 3 केसेस बचेंगे, उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। वो कौन से केस है? आपको नाम सुना हुआ लगेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट का केस, उसके अलावा फोरफीचर और री इशू। इशू ऑफ शेयर्स के अभी ये 3 बेसिक चीजें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रो राटा अलॉटमेंट आज करेंगे, फोरफीचर की बेसिक एंट्रीज आज देखकर जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा बीच में सैटरडे, जिसके अंदर आप ये दोनों चीजें अच्छे से देखकर आएंगे ताकि मंडे को जब क्वेश्चन करवाऊं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन। कब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन?
जब कंपनी ने इशू किए होते हैं कम शेयर लेकिन एप्लीकेशन रिसीव होती है ज्यादा के लिए। जैसे कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो 2,000 को रिजेक्ट कर दे, उनको बोल दे कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, और 10,000 को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दे। अब फिर दूसरा केस कंपनी अपनाती है प्रो राटा अलॉटमेंट का। उसमें वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो डिवाइड कर देती है कि 2,000 को 2,000 दे देंगे, 3,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 2,500 दे देंगे। इस तरीके से वो सिनेरियो बनाकर टोटल लगवा देती है। इधर होता है 10,000 और उधर इधर 12 और इधर 10। जैसे इस क्वेश्चन में कंप्लीट किए तो हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, उससे करवाती हूँ आपको। प्रो राटा अलॉटमेंट डालो और उसका एग्जाम्पल डालो। ये आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको नोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये है कि कंपनी ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब यहां ये 100 है इसकी फेस वैल्यू, और कैसे कैसे पेमेंट करनी थी। एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे ₹50 और फर्स्ट कॉल पे ₹30। ये कंपनी ने स्कीम बनाई थी कि ऐसा ऐसा करेगी। पर हुआ क्या कि जो सामने से एप्लीकेशन आई लोगों की, वो था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। उसके अंदर कंपनी को 10,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो कंपनी ने सबको राजी रखते हुए क्या किया, कंपनी ने सोचा 3,000 को हम दे देंगे पूरे 3,000, फिर 15,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको देंगे 7,000 और बाकी के 2,000 को रिफंड कर देंगे। यानी कि कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई थी 20,000 शेयर्स की, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था वहां पे, तो कंपनी ने सबको इस तरीके से अलॉटमेंट दे दी। जिसने अप्लाई किया था 3,000 के लिए उनको 3,000, 15,000 वालों को 7,000 और 2,000 वालों को निल। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनानी है, और वो टेबल देखकर उससे जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगी वो डायरेक्ट एंट्री में पुट हो जाएगी। टेबल कैसे बनेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, पहले दो कॉलम, अप्लाई कितने 3,000, उनको अलॉट कितने, अप्लाइड 15,000, अलॉटेड 7,000 एंड अप्लाइड 2,000, अलॉटेड निल। अब आगे का कॉलम जो बनेगा वो होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब 20,000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी साथ में भेजी होगी, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड कॉलम में आपको लिखना है एप्लीकेशन थी कितने की, 20 रुपीज की। ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा ये कॉलम, यानी कि 3,000 इंटू 20। इन लोगों ने अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो वो कितनी दी होगी, 3,000 वालों ने दी होगी। 3,000 इंटू 20 अमाउंट बोलो, कैलकुलेटर चलाओ। नीचे की अमाउंट $15,000 इंटू 20 और 2,000 इंटू 20। इतने रुपए तो कंपनी के पास आ गए होंगे। अब इसको टैली करने का तरीका क्या है, 20,000 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन भेजी थी और भेजी थी 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। टोटल ये और ये मैच होना चाहिए। बताओ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। 60,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000, तो ये हो गया आपका 4 लाख। लेकिन हमें असल में एप्लीकेशन रखनी कितने की है, जिनको हमने शेयर अलॉट किए हैं।
अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, जिनको कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं असल में एप्लीकेशन उनकी रखी जाएगी। तो अब आपको रियल एप्लीकेशन में कितना डालना है वो देखो, वो इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अलॉटमेंट और बैंक। अब जिनको हम पैसा दे ही नहीं रहे, शेयर दे ही नहीं रहे, उनके पैसे तो वापस कर दो। किनको नहीं दिए? इन 2000 ने मांगे थे, इनको आपने नहीं दिए, तो इनका जो पैसा था ये 40,000 ये आप बैंक से रिफंड कर दो। ये 40,000 तो चला गया बैंक वाले कॉलम में, वापस कर दिया आपके पैसे, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। ठीक है, और अब इन लोगों ने जिन्होंने 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, जिनको हमने 7,000 दिए, इन्होंने रुपए दिए थे हमें 3 लाख, लेकिन एप्लीकेशन के लिए जरूरत तो केवल 1,40,000 की थी, बाकी बचा हुआ उनकी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अब ये एडजस्टमेंट केवल तभी करनी है जब क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बोला तो बचे हुए पैसे आप उनको रिफंड कर देंगे। हम ये मान के चल रहे हैं इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट का है कितने रुपए की? 50 रुपए की। हमने इनको 7,000 शेयर दिए हैं, 7,000 शेयर के अकॉर्डिंग इनकी अलॉटमेंट कितने तक की एडजस्ट हो सकती है? हम यहां इस कॉलम में कितना पैसा डाल सकते हैं? इतना पैसा डाल सकते हैं, पर हमारे पास डालने के लिए एक्स्ट्रा कितना है? 3 लाख दिए थे इन्होंने, 1,40,000 तो हमने इनकी एप्लीकेशन के खाते में डाल दिए। अब बचा कितना? 1,60,000 हमने इनको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, आगे जाके नहीं मांगेंगे इनसे, इनको बोलेंगे ये आपका पहले आ गया। तो अब टैली करो सारे कॉलम्स को, ये यहां आपका आ रहा है इसका टोटल 2 लाख। अब इस टेबल से बनेगी आपकी जर्नल एंट्रीज। सारे पैसे खत्म हो गए, 60,000 आए थे, 60,000 एप्लीकेशन में डाल दिए। 3 लाख आए थे, 1,40,000 एप्लीकेशन में, 1,60,000 अलॉटमेंट में, ये भी पैसे एडजस्ट हो गए। ये 40,000 आए थे, इनको वापस कर दिया। अब इनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए हैं? ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? ये वाला कॉलम। डायरेक्ट यहां से अमाउंट उठा लो, 4 लाख। फिर दूसरी जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितने से एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, डेबिट भी उतने से करेंगे, लेकिन ये सारा पैसा कैपिटल में नहीं डाल सकते। कैपिटल में केवल उतना ही डलेगा जितना कि एप्लीकेशन में डलना चाहिए था, 2 लाख। तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का आपने किस किस में डाला है वो लिख दो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना डाला है अलॉटमेंट में? 1,60, और बाकी पैसे वापस कर दिए। टू बैंक अकाउंट 40,000। अब देखो टोटल मैच हो रहा है, तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट में आपकी एंट्रीज होगी। अब इसके अंदर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितने शेयर पे ड्यू होगी? जितने आपने लोगों को दिए हैं, अलॉट किए हैं। कितने अलॉट किए हैं? 7 और 3 10,000। अप्लाई किया था 20,000 ने, आपने अलॉट 10,000 ही किए हैं, तो 10,000 पे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
10,000 शेयर्स इंटू 50 पर शेयर। कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है। अब पैसा मंगवाने की बारी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां बैंक में पैसा कितना आएगा? 5 लाख पूरा आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पहले कुछ आ चुका है, पहले हमने एडजस्ट कर दिए। कितने किए थे? 160। तो अब बैंक में इतना ही पैसा आएगा। कितना बचा? 340। अब इस एंट्री को टैली करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुई है 5 लाख से और क्रेडिट हुई है इधर तो 3,40,000 से, उसके अलावा 1,60,000 से ये क्रेडिट हो गई, इफेक्ट हो गया नील। तो हमारा एंट्री सही है। ये प्रोराटा अलॉटमेंट का एग्जाम्पल है। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। मॉड्यूल में निकालो आपका क्वेश्चन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन नंबर 11। क्या बोल रहे हैं ये? निकाल लो, आराम से निकाल लो। केवल कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, लिखने की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, बुक में आपके पास आंसर है। ठीक है, तो समरी बनाना सीखेंगे बस क्वेश्चन की। सुपरमैन लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम समरी बनाते वक्त पहले लिखते हैं इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स तो समरी के अकॉर्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर किए, 100 ईच इशू किए। कैसे कैसे पेमेंट करनी है? एप्लीकेशन पे ₹20, अलॉटमेंट पे 30, फिर फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पे 30। ये बन गई इसकी समरी। अब इसने बोला एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। कौन सा केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कंपनी ने किया क्या? कंपनी ने इसके अंदर लिखा है 2,500 शेयर्स वालों को तो 2,500 अलॉट कर दिए। ये आपको रीड करके पता कर चलना है और आपको करना क्या है, ये समरी बनाकर क्वेश्चन पेपर को साइड में रख देना है। बस समरी में गलती करोगे तो फिर आंसर गलत होगा। उसके बाद क्या किया? 3,000 शेयर होल्डर्स को 2,500 शेयर्स अलॉट किए। शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर एप्लीकेंट्स को। ठीक है, और फिर 500 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कुछ नहीं दिया, उनको 0। अब आप मेरे को टेबल बना के दिखाओ इसकी। सिर्फ इस समरी से टेबल बन जाएगी। बनाओ, साथ साथ बनाते हैं। अब इसके अंदर कुछ दिया है कि आपको पैसा कहां तक एडजस्ट करना है। देखें, बैलेंस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th June
और उसके अलावा कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं बताया। तो हम ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा पैसा। $2500 वालों को 2500, 3000 वालों को 2500 और 500 वालों को 0। सबसे पहला काम यही किया करो कि 500 वालों को जो 0 है उनको तो बैंक में पहुंचा दो। कितनी एप्लीकेशन मनी की अमाउंट कितनी है एप्लीकेशन पे? 20 रुपीज। 20 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना कितना पैसा दिया होगा? 2500 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने 20 रुपए के अकॉर्डिंग कितना पैसा दिया है? और 3000 के लिए 500। अब इनका पैसा तो हम रिफंड कर देते हैं, इनको हमने कुछ नहीं दिया, ये 10,000 गए बैंक में। अब स्टार्टिंग वाले जो 2500 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, 2500 उनको अलॉट कर दिए, तो ये जो 50,000 रुपए आए ये इनके एप्लीकेशन में डल जाएंगे। आगे एडजस्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है, तो ये इनका एप्लीकेशन मनी में हो गया। अब इन 60,000 वालों की एप्लीकेशन मनी जो हमें मिली है वो रियल में बनती कितनी है? जब हमने इनको शेयर ही 250 मतलब 2500 दिए हैं तो इनकी एप्लीकेशन बनती तो 50,000 ही है। 10,000 एक्स्ट्रा दिए इन्होंने, वो कहां डालेंगे? अलॉटमेंट में डाल देते। डाल दिए, हो गई टेबल कंप्लीट। अब करते हैं जर्नल एंट्रीज। टेबल कंप्लीट होने का पता कैसे चलेगा? टोटल लगा के 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 5000 अलॉट किए, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? 1,20 और 1,00,000 एप्लीकेशन बनती है, उसके अलावा 10,000 अलॉटमेंट में और 10,000 बैंक से वापस। अब जर्नल एंट्रीज के लिए आपको कौन सी अमाउंट्स काम आएगी? ये वाली, ये जो टोटल किया है। पहली एंट्री, इसमें क्या है, आपकी जो मॉड्यूल में सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग बैंक वाली जर्नल एंट्रीज को एक अकाउंट में किया गया है, कैश बुक में। आप चाहें ऐसा कुछ स्पेशल मेंशन किया गया है, रिक्वायर्ड शो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन रीड करते वक्त पहले लास्ट लाइन पढ़ना, बिल्कुल लास्ट क्लास में देखो, रिक्वायर्ड शो द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। जब ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो कैश और बैंक वाली एंट्रीज होती है उनको आपको कैश बुक में करना है, बाकी की जर्नल एंट्रीज को यहां करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम यहां पर एक बार करेंगे, कैसे? सिंपल तरीके से कि बैंक और वाली एंट्रीज मिक्स है, क्योंकि अभी हमें प्रोराटा अलॉटमेंट समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। पहली बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 1,20,000। ये इसी सीक्वेंस में चलेगी जिस सीक्वेंस में हमने टोटल लगाया है। 1,20,000 रुपए आए, किस लिए आए? एप्लीकेशन के लिए आए। लोगों ने तो एप्लीकेशन पे ही भेजे हैं। अब हमने उसको क्या किया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 वाले को हमने इतना तो एप्लीकेशन के लिए रख दिया, तो ये तो चला जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में। 1 लाख इतना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया 10,000, तो ये आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और बाकी का वापस कर दिया टू बैंक 10,000। एंट्री मैच हो गई, ठीक है। एक बार टैली करते हैं आंसर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक, ये काम हो गया इतना। उसके आगे देखो क्या है। अब इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें बताई है जो कल हमने कंसेप्ट किए थे, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, उनको भी टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन। एप्लीकेशन तक की एंट्री हो गई। इसने बोला कि कॉल्स वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को कॉल की और 1 अगस्त को कॉल की, जिसकी लास्ट डेट दी गई है पेमेंट की।
ऊपर देखो जहां फर्स्ट कॉल लिखा है ना 20 रुपीज, वहीं उसने बोला है कि इसको कॉल करने की डेट है 1 जुलाई और इसको पे करने की डेट है 31 जुलाई। यहां आपको मंगवाई जाएगी 1 जुलाई को और 31 जुलाई तक का टाइम है आपके पास पे करने का। और सेकंड कॉल को कॉल कब किया है? 1 अगस्त। और आपको पे कब तक करनी है? 30 अगस्त। ये जो पे कब तक करनी है ये वाली डेट्स तो आपको ऊपर पिंक बॉक्स में दी गई है, और ये जो 1 जुलाई और 1 अगस्त है ये वाली डेट्स आपको दी गई है बैलेंस ऑफ अमाउंट वाले के नीचे वाले पैराग्राफ में। अब मंगवाई थी कॉल्स तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की और उसके पास 150 शेयर्स थे। तो ऊपर समरी लिखते वक्त हम थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, वहां लिखेंगे कि 1 शेयर होल्डर जिसके पास में 150 शेयर्स थे, इसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। और उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं किया, बाद में फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। तो फर्स्ट कॉल तो कितना ही है। और दूसरा शेयर होल्डर जिसकी बात हो रही है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने सेकंड कॉल पे नहीं की। यानी अलॉटमेंट तक का रास्ता तो साफ है, आप अलॉटमेंट तक की एंट्री करो फिर फर्स्ट कॉल पे चलेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां अमाउंट क्या आएगी? जितने शेयर आपने अलॉट किए वो इनटू आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 30 रुपए की। सही है। अब बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा नहीं आएगा यहां पे, पहले कुछ एडजस्ट किया है, 10,000 ऊपर एडजस्ट हो गया तो यहां आ गया 1,40,000। टैली करके देख लिया, यहां क्रेडिट किया 1,40 से, यहां क्रेडिट किया 10 से और टोटल डेबिट किया हुआ 1,50 से। हो गया, यहां तक हमारी एंट्री सही है। अब फर्स्ट कॉल पे अरियर आया है, पहले ड्यू करने की एंट्री कर लेते, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 20, यस 1,00,000। अब पेमेंट के टाइम आ रही है इसमें एक प्रॉब्लम कि किसी ने पेमेंट कंप्लीट नहीं की। तो कितनी पेमेंट आई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,00,000 रुपए आने थे पर नहीं आए। कितने? एक शेयर होल्डर था जिसके पास 150 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो फर्स्ट कॉल है कितने की? यानी कि हमारे पास अभी इतना पैसा आया है, कैलकुलेशन करो इसकी, 97,000 रुपीज हमारे पास आ गए और बाकी के रह गए। बाकी की एंट्री कर दो। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट इकट्ठी भी कर सकते हैं, पर अगर आप अलग भी करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,000। अब फर्स्ट कॉल तक का हिसाब भी हो गया। जो पर्सन फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा वो सेकंड कॉल पे जाकर उसकी अमाउंट देगा इंटरेस्ट के साथ, तो सेकंड कॉल के साथ देगा। उसको पे कब करनी थी फर्स्ट कॉल? 1 जुलाई से लेके हमने उसको 31 जुलाई तक का टाइम दिया था कि इसके बीच में आप पे कर दो, यानी 31 जुलाई तक तो उसके पास टाइम ही था पे करने का। वहां से लेके उसने कहा पे की कहाँ है? उसने पे की है सेकंड कॉल तक, फाइनल कॉल के साथ पे की थी और फाइनल कॉल को पे करने का टाइम क्या था? 30 अगस्त। कितने महीने आगे? 1 महीना। अब इसमें आपके मॉड्यूल में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि इसमें अजम्पशन बहुत ज्यादा ले रखी है। ये अपने आप ही ये चीज एज्यूम कर रहे हैं कि उसको 1 जुलाई को पे करनी थी, जबकि हमने खुद उसको टाइम दिया है कि 31 जुलाई तक वो कर सकता है पे।
पर ये इंटरेस्ट लगा रहे हैं उनपे 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का, 2 महीने का। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे जिसके अंदर इस तरीके की अजम्पशन लगी हो। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे। कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट पे करेगा वो पर्सन, पहले तो कॉल्स इन अरियर ही पे कर रहा है। देखो पहले वो पैसे देगा, जैसे ही उसकी बारी आएगी ये 3000 रुपए वो हमें दे रहा है। किस लिए आ रहे हैं अब 3000? जिनको पहले हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था वही वापस अब आ रहे हैं सेकंड कॉल के साथ, तो 2 हो जाएगा, ये कॉल्स इन अरियर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, ये पैसे तो आ गए। आगे जाकर अब इन पे इंटरेस्ट भी आएगा साथ में, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब यहां आप अपने मॉड्यूल के तरीके से 2 मंथ्स का अकॉर्डिंग निकालोगे तो कितना इंटरेस्ट बनता है उसको? 150 शेयर थे उसके पास, 150 शेयर पे उसको फर्स्ट कॉल देनी थी 20 रुपए के हिसाब से, जो उसने नहीं दी। 5% के हिसाब से आ रहा है इंटरेस्ट, और 2 महीने का आपका मॉड्यूल इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये अमाउंट क्या आएगी? ₹25। तो इंटरेस्ट मांगेंगे किससे? शेयर होल्डर से। उसका कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे, नाम नहीं है तो हम शेयर होल्डर लिख देते हैं। शेयर होल्डर अकाउंट ₹25। और आगे और क्या करना है इसके अंदर? सेकंड कॉल, कितने रुपए की सेकंड कॉल? मंगवाओ सेकंड कॉल, ड्यू करो। सेकंड के साथ लग जाएगा फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹1.5 लाख। एक पर्सन ने पे नहीं की बैंक में, उसकी बताओ कितने नहीं पे की उसने? वो किस में जाएंगे? कॉल्स इन अरियर। एक साथ करके दिखा देती हूं आपको एक एंट्री। तो 1.5 लाख में से 3000 नहीं आए, कैसे आए 3000? 100 इंटू 30, ये 3000 तो कॉल्स इन अरियर है, बाकी के आ गए हमारे पास 1,47,000। ये आ गया 1.5 लाख। ये एंट्री चेक कर लेते हैं, ये डेबिट हुई है इतने से, ये क्रेडिट भी हुई है इतने से, ये एंट्री सही है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या? इसको सही करो, एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये एंट्री अपोजिट होगी, क्योंकि जब शेयर होल्डर पे करेगा तब हम उससे पैसे लेंगे। इसकी 2 एंट्रीज बनेगी, यहां पे एक के बजाय 2 लिखो। पहले तो लिखो शेयर होल्डर से पैसे मंगवाने हैं, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने थे? 25 रुपए। और फिर शेयर होल्डर पैसे देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, ये कट जाएगा। शेयर होल्डर को हमने यहां पे डेबिट किया था 25 से, उसको बोला था पैसे लाओ, इंटरेस्ट पे जाओ। कॉल्स इन अरियर नहीं, इंटरेस्ट डालो इसके, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इससे पैसे मंगवाए थे और यहां उसने पैसे दे दिए, तो हमने इसका अकाउंट क्लोज कर दिया, क्रेडिट कर दिया 25 से। इस क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा वाला आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया कॉल्स इन अरियर पे, और कॉल्स इन अरियर भी आ गया। तो 11th नंबर इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया इसके साथ। इसके बाद निकालो इलिस्ट्रेशन नंबर 17।
प्रोराटा का ही क्वेश्चन है, टेबल बनाने की आज 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समरी बना के दो मुझे इस क्वेश्चन की, बताओ क्या लिखूं पहले, रीड करते हैं। जेके लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल का कभी जर्नल एंट्री में कोई काम आया है? नहीं आता तो इग्नोर। हमें किससे मतलब है? इशूड। कितने लिखूं बताओ? 6 लाख। कितने में इशू किए? ऑफ 10 ईच, और उसने इशू कितने रुपए में किए हैं? 14 रुपीज में, यानी कि कितने रुपए का प्रीमियम है? 10 रुपए प्लस 4 प्रीमियम, ये अमाउंट आ गई आपकी प्रीमियम की। इतना समरी में लिख लिया। अब आगे बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे 5 रुपए हैं, लेकिन हम लिखेंगे कैसे इनको? ब्रेकअप करके। इसको ब्रेक करो, इसके अंदर 4 तो प्रीमियम के हैं, 1 अलॉटमेंट का खुद का है। फिर उसने कॉल के बारे में कुछ बताया? बताया नहीं है कि कितने रुपए की है। बैलेंस निकालो, 7 रुपए हो गया ये। और आगे क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर। देखो कहां जा रहा है क्वेश्चन। 60,000 कंपनी इशू करना चाहती है और उसको एप्लीकेशन मिली है 3,55,000, 6 लाख। ठीक है, अच्छा रुको, आपने समरी में कुछ गड़बड़ की है। देखो ये क्या बोल रहा है? ऑथराइज्ड कैपिटल थी उतनी, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड। वो तो पहले हो गए, उनकी अकाउंटिंग भी हो चुकी है। और अब जो नया प्रपोजल है, फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। हमारे काम का सिर्फ 1 लाख है, यहां पे यहां डालो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कंपनी इशू करना चाह रही है, अब प्रीमियम पे करना चाह रही है, और उसको रिसीव हो गई एप्लीकेशन 3,55,000 की। तो अब क्या करेगा वो? प्रोराटा अलॉटमेंट कर देगा। तो टेबल में, अब डायरेक्ट टेबल में कर सकते हैं हम। टेबल की हेडिंग्स डाल दो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट। कुछ दिया है एडजस्टमेंट करने के लिए? इसने लिखा है नो मनी वॉज रिटर्न्ड। देखो नीचे बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा है नो मनी वॉज रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मिल गई लाइन? इसका मतलब अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं और उसके आगे नहीं कर सकते, यानी उसके आगे सीधा बैंक लगा दो, या कर सकते हैं? देखो कहीं लिखा है फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो सकती है क्या? एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, उसके बाद में रिटर्न करनी है। तो ये इतने कॉलम बन जाएंगे। अब इसके अंदर टेबल में हम नंबर फिल करते हैं। 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पूरे दे दिए। उसके बाद में 30,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट की है हमने, जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1 दिया है। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। तो अप्लाई किए हैं इन लोगों ने 30,000, इनको 2 के बदले में 1 देना है, तो कितने देंगे हम? 15,000 दिए होंगे कंपनी ने। और क्या किया कंपनी ने? उसके अलावा एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 इनको दिया है 4 के बदले में 1, 80,000। टोटल लगा के देखो पूरे हो गए क्या? यही अमाउंट थी, ये यहां से टैली हो जाएगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी? 2 रुपए के हिसाब से मिली होगी। 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000।
इसका टोटल कितना? सही है। लाइट गई क्या? जूम पे तो कोई स्टूडेंट है नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन रिसीव लिख ली थी। अब एप्लीकेशन रियल में बनती कितनी है वो लिखेंगे। 2 रुपीज के अकॉर्डिंग हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। 10,000, 30,000, 160। अलॉटमेंट तक किसकी किसकी जाने के चांसेस है? इसका पैसा तो पूरा हो गया, इन दोनों का जा सकता है, पर अलॉटमेंट में जगह कितने की है पहले ये देख लो। अलॉटमेंट 5 रुपए के हिसाब से है। 15,000 इंटू 5, 75,000 की जगह है, और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 60,000 रुपए मिले हैं। 30,000 तो हमने एप्लीकेशन को दे दिए, बचे 30,000 डाल सकते हैं यहाँ पे, डाल दो। यहां डाल दिए 30,000, ये वाला खत्म। और यहां आए थे 6,40,000, जिसमें से 160 तो डाल दिया एप्लीकेशन में। और अलॉटमेंट में कितने डाल सकते हैं? 80 इंटू 5, 4 लाख डाल सकते हैं। 80,000 शेयर्स दिए उनको, उसके अकॉर्डिंग 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए तक डल सकता है। हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा है कितने? 6,40,000 रुपए मिले थे, 160 निकाल दो उसमें से। 480 एक्स्ट्रा है, तो 4 लाख तो अलॉटमेंट में डल जाएंगे, बाकी के वापस कर दो, बाकी के रिफंड कर दो, इनके टोटल लगा दो। ठीक है, अब इसकी टेबल आप मैच कर सकते हो इससे। कोई प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं आई। 80 रिफंड हो गए, ठीक है। अब इसने आगे बोला है, जनरली हम इतने ही कॉलम करते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मॉड्यूल में एक और कॉलम ऐड किया जाता है, जिसके अंदर ये लिखता है कि अलॉटमेंट बनती इतने की थी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और अब अमाउंट लेनी कितनी है। तो उससे आपको कहाँ फायदा मिलेगा? जहां आप अलॉटमेंट से पैसे लेंगे तो वहां पे। तो चाहे तो आप ये कॉलम बनाएं, चाहे एंट्री में कर लें, जैसा भी आपको सूटेबल हो। तो हम एंट्री में ही करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। ये आप अपने बुक से ही टैली करो, बिल्कुल इजी है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए मिले? 710 से एंट्री हो जाएगी। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में तो जाएंगे 2 लाख, अलॉटमेंट में 4,30,000 और 80,000 बाकी बचा रिफंड। दोनों एंट्रीज हो गई। अब अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू तो पूरे होती है, और ड्यू करते वक्त प्रीमियम का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। है अलॉटमेंट 5 रुपए की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर इंटू 5 रुपए यानी 5 लाख। टू शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 4 लाख। हो गई ये एंट्री। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने बाकी है? 4,30,000 तो हमने यहीं ले लिए थे, एडजस्ट कर दिए 5 लाख में से, तो अब 70 ही आएंगे। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000। फिर फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो इसका ही नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई कॉल्स इन अरियर वगैरह कुछ नहीं है, सीधा 7 लाख से जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो इन दोनों को इलिस्ट्रेशन पे टिक लगा लो अपने मॉड्यूल के। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है जो आएगा आपके, जिसमें से एमसीक्यू जरूर मिलेगा आपको। उसको कवर करने के लिए कुछ 5 बातें लिखेंगे। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट है वो कहां कहां यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड फॉर या यूटिलाइज्ड फॉर। इसके अंदर आपको जो
4-5 चीजें दी है। उसके अलावा जो हम हर जगह ये कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, उसका यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं, बस वही एरियाज है जिनके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो जैसे एमसीक्यू आएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, 3 तो ऑप्शन उसमें से दिख जाएंगे, एक अलग हो जाएगा, तो कैन नोट वाले में आपको अलग वाले पे टिक करना होगा। तो ये लिखो कौन कौन सी चीजों में आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर इशू ऑफ fully paid up bonus shares, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है और वो भी यहाँ पे हाईलाइट करना है फुली पेड अप वाले, तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली जो अमाउंट है वो यूज कर सकती है। दूसरा, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, या फिर डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर शेयर्स। कौन से वाले? प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां पे आपको अभी तक डाउट आ जाना चाहिए था कि डिस्काउंट पे शेयर तो इशू ही नहीं होते, फिर इसने ऐसे कैसे लिखा कि राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड। तो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते लेकिन री इशू हो सकते हैं, वहां के जो खर्चे हैं उनको राइटिंग ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आ जाता है। और इसका कहाँ यूज है? बायबैक ऑफ शेयर्स, या फिर कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स। उसके अलावा फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर। ये लिस्ट, इसके बाहर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की जो वैल्यू है वो यूज हो सके। तो ये लिस्ट आपको एग्जाम वाले दिन रीड करके जानी है ताकि आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम ना आए। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मेन यही है। इस चैप्टर का बेसिक पार्ट इतना ही था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल इसके अंदर फॉरफीचर और रीइश्यू में आएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि आज की क्लास में एक फॉरफीचर क्या है ये पता करके जाएंगे, बाकी फिर संडे को आप एंजॉय करके मंडे को जब आएंगे तो फ्रेश माइंड के साथ रीइश्यू और फॉरफीचर की एंट्रीज देखेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शेयर होल्डर है श्याम, उसके पास में कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने उससे एप्लीकेशन पे लिए 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगवाया 1 रुपए और सेकंड कॉल पे मंगवाया 4, 2, 6, 7 एंड 3, 10। ठीक है, अब श्याम ने क्या किया, एप्लीकेशन वाला पैसा तो दे दिया था, अलॉटमेंट वाला भी दे दिया, पर जब कंपनी ने उससे फर्स्ट कॉल मंगवाई तब उसके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं दे पाया। तो कंपनी जब नहीं दे पाता तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करती है, कंपनी ने वो किया होगा। फिर
उसको बोला कि सेकंड कॉल के साथ दे देना, ये तो फाइनल कॉल है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो पर्सन अगली कॉल के साथ अपना पैसा दे देता है, लेकिन इस शाम के पास अभी भी पैसे नहीं है और इसने सेकंड कॉल भी पे नहीं की। अब कंपनी के पास क्या रास्ता बचता है? कंपनी इसको, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, यानी कैंसिल कर सकती है इसके शेयर्स को, और फिर उन्हें वो किसी और को री इश्यू कर देगी, क्योंकि कंपनी का पर्पस तो शेयर कैपिटल है। अगर वो दे ही नहीं रहा तो अपने उसका शेयर कैंसिल कर देंगे। अब कंपनी को बहुत फायदा होता है इससे। कैसे? ये पैसा इसको वापस नहीं मिलेगा, ये पैसा फॉरफिट हो गया। जो उसने पहले पे कर दिया वो कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, और राम को नुकसान हो गया, शेयर गया हाथ से, ऊपर से ये पैसा भी गया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जब हमने राम को एप्लीकेशन या अलॉटमेंट वगैरह मंगवाते हैं तो हम 2 में शेयर कैपिटल करते हैं कि शेयर कैपिटल आ रही है। अब जब शेयर कैंसिल करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे कि अब शेयर कैंसिल हो रहा है। जब इश्यू होता है तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि अब फॉरफीचर हो रहा है, शेयर कैंसिल हो रहा है, तो हम कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस अमाउंट से करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू से। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी? अभी तक कंपनी ने मंगवा ली थी सारी की सारी, उसने ये 2 पे नहीं की, लेकिन कॉल्ड अप तो सारी है 10 रुपीज, तो 100 शेयर्स इंटू 10, 1000 रुपीज। 2 के अंदर जो उसने पे नहीं की वो कॉल्स, क्या क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल पे नहीं की, कितने कितने रुपए? 100 इंटू 1, 100 इंटू 3, यानी कि, और फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट, ये हमेशा आएगा बैलेंसिंग फिगर से। तो ये कितना बचेगा? 600। अब इसको वैसे चेक करने का तरीका ये होता है, फॉरफीचर यानी जो मनी आपने दे दी थी और उसको फॉरफिट कर लिया। एक मिनट। तो शेयर फॉरफीचर वाला क्या होता है? अमाउंट जो कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया, और कौन सा जब्त हुआ है यहाँ पे? शाम का पैसा, जो शाम ने पहले पे कर दिया था, 4 रुपए और 2 रुपए। ये केवल चेक करने का तरीका है, ये ट्रिक आपकी फेल हो सकती है जब प्रीमियम वगैरह होता है बीच में तब। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग फिगर से ही अमाउंट निकालनी है शेयर फॉरफीचर की, और यहाँ ऊपर जो 2 अमाउंट आएगी डेबिट होगी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से, और ये जो नोट पेड, कॉल की है लेकिन पे नहीं की है, उससे हो जाएगी एंट्रीज। ये तो था बेसिक केस फॉरफीचर का। अब इसके अंदर प्रीमियम भी हो सकता है, यानी कि कोई कंपनी थी जिसका शेयर होल्डर है एक्स, उसके पास में शेयर्स है 1000, और वो इशू किए थे कंपनी ने 10 + 2 पे, यानी प्रीमियम था 2 रुपए का, एप्लीकेशन पे था ₹3, अलॉटमेंट पे है ₹3 + 2 यानी 5, और बाकी का बचा फर्स्ट कॉल पे 4। ठीक है, हो गया टैली क्वेश्चन। इसके अंदर अब एप्लीकेशन तो सबने पे की होती है, उसमें कभी भी कॉल जनरियर नहीं होता। फिर उस पर्सन ने क्या किया? अलॉटमेंट भी पे कर दी लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी। एक केस तो ये होता है। दूसरा केस, एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट भी नहीं पे की और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की। अब इसमें फर्क पता है क्या है? फर्स्ट केस के अंदर उसने प्रीमियम भी पे कर दिया होगा क्योंकि अलॉटमेंट पे कर दी, तो सेकंड केस में प्रीमियम नहीं आया शेयर का। दोनों के केस में जर्नल एंट्री में फर्क है। जो बेसिक केस है जिसके अंदर उसने प्रीमियम पे कर दिया, अब कंपनी को कोई मतलब नहीं है, अब कंपनी उस प्रीमियम अकाउंट को कहीं पर भी नहीं डालेगी। आपकी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नाम का आएगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी को क्या मतलब है, बस पे हो गया, ठीक है, काम हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होती है? क्या बोला था मैंने आपको? कॉल्ड अप से। और कॉल्ड अप में सिर्फ वही चीजें होती है जो कैपिटल वाली साइड है, प्रीमियम नहीं होता है। तो कितना कॉल हो चुका है? 10 रुपीज पूरे कॉल हुए। कितने शेयर है? 1000, तो ये हो गया 10,000 से। 2 में क्या क्या पे नहीं किया उसने? ओनली फर्स्ट कॉल पे नहीं की। कितने की? 4000। और ये हम निकालते हैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर से, तो ये आ जाएगा 6000। ठीक है,
पर दूसरा केस अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तब आएगा प्रीमियम अकाउंट भी एंट्री के अंदर। अब इसके अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये तो होगी 10 रुपीज से, इसमें कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, तो ये तो 10,000 से हो गई। उसके अलावा कंपनी को प्रीमियम का नुकसान हो रहा है तो कंपनी करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट। फोरफीचर के टाइम सारी एंट्रीज उल्टी है, पहले हम कर रहे थे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, अब करेंगे डेबिट। कितने रुपए का प्रीमियम नहीं दिया इसने? 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 1000 शेयर्स पे 2000। 2 क्या क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए लिखोगे? और फर्स्ट कॉल पे तो बाकी का बचा 4 3 7 5 12। ठीक है, ये एंट्री होगी टोटल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रीमियम पे किया है या नहीं पे किया है। अगर पे कर दिया ना तो कंपनी छुपाती है कि ठीक है पे हो गया, अब हमें कोई मतलब नहीं है एंट्री में, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई काम नहीं है। पर अगर पे नहीं किया तो फिर कंपनी उसको डेबिट कर देगी। ये फोरफीचर की बेसिक एंट्रीज है। उसके बाद में कल इसको पूरा कंबाइन करके फोरफीचर और रीइश्यू का क्वेश्चन बनाएंगे, कल यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। तो अब तक की क्लास में आपको संडे का टाइम है, आप रिकॉर्डेड वगैरह सब देख कर आइएगा। मंडे को सबसे पहले आपके डाउट्स लेंगे, उसके बाद आगे का करेंगे, क्योंकि यहां तक का जो टॉपिक था उसमें आगे वाला मिक्स करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आगे इस चैप्टर के अंदर तो आपका कोई ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है जो करवाया जाए आपको। एक थ्योरी का टॉपिक देखेंगे और एक जो हमने फोरफीचर की बेसिक एंट्रीज देखी उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थ्योरी का टॉपिक है आपका, पेज नंबर देखो, मॉड्यूल का पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स लिखे हैं जहां पे। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स है, ये भी एमसीक्यू पर्पस के लिए रेलेवेंस रखता है। पेज जुड़े हुए हैं क्या? अलग कर लो। redeemable preference shares and irredeemable preference shares। प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में देखी थी, जिनके पास में प्रेफरेंशियल राइट होता है या प्रायोरिटी मिलती है 2 जगह। कौन सी थी 2 जगह अगर आपने बेसिक क्लास देखी तो? डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है उस टाइम जब कैपिटल का रीपेमेंट होता है तब प्रेफरेंशियल राइट है। अब प्रेफरेंस शेयर भी आगे काफी टाइप्स के हैं, उनके कई कई बेसिस है जिसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया है। अब जरूरी नहीं, हमने देखा होता है कि जनरल टर्म्स में आप देखते हैं पार्टिसिपेटिंग शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ा टर्म्स के बारे में जानेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं। तो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जहां पे कैपिटल को रीपे किया जाएगा ऑन फिक्स डेट, रिडीमेबल मतलब इनका फिक्स है कि इनको कब इनके पैसे वापस मिल जाएंगे। रीपेमेंट, रिडीम वर्ड का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन, यानी हम पैसा वापस ले रहे हैं। तो फिक्स डेट पे आएगा तब तो वो होंगे रिडीमेबल, और इरिडीमेबल का पता ही नहीं कि उनको पेमेंट कब मिलेगी, इनका कोई फिक्स डेट नहीं है, इनको वापस पेमेंट कब की जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट बेसिस के अकॉर्डिंग है कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल।
किस में कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंस शेयर्स? इक्विटी शेयर्स में। तो अगर वो कन्वर्ट हो सकते हैं तब तो वो हो जाएंगे कन्वर्टिबल, और नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो होंगे नॉन कन्वर्टिबल। महंगे कौन से मिलते होंगे, क्या लगता है आपको? कन्वर्टिबल, क्योंकि उसमें एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप जब चाहें उसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। फिर और कौन सी कैटेगरी है? फिक्स्ड रेट वर्सेस इंक्रीजिंग रेट। प्रेफरेंस शेयर्स, फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंस शेयर का कभी भी नाम देखा होगा तो देखा होगा उसके अंदर लिखा होता है 20% प्रेफरेंस शेयर या 5% प्रेफरेंस शेयर, ये आगे जो रेट लगा होता है वो फिक्स्ड है डिविडेंड काउंट के। तो अगर ये वाले प्रेफरेंस शेयर है तब तो वो फिक्स्ड रेट है, और इंक्रीजिंग रेट के अंदर उनको डिविडेंड इसके रेट के अलावा भी इंक्रीज करके मिल सकता है। उसके अलावा और अगली कैटेगरी क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आपको मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड लेने का, पर क्या प्रेफरेंस शेयर को अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो वो धक्के से जाके मांग सकता है या नहीं मांग सकता है? नहीं मांग सकता है, उसके पास मांगने का राइट नहीं है। पर अगर डिविडेंड बट रहा है तो पहले लेने का राइट है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है उनके अंदर क्या होता है कि अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो अगली साल वो पिछले साल का भी साथ में ले सकते हैं, बकाया उनका इकट्ठा होता रहता है। क्यूमुलेटिव लाइन क्या यूज की है? विच कैरी द राइट टू एक्यूमुलेट डिविडेंड। और अगर इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर तो उनको अगले साल वो एक्यूमुलेट होके दोनों सालों का एक साथ मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव, इस साल नहीं लिया तो वो तो गया, अगली साल उसको कोई कनेक्शन नहीं है, अगले साल आपको वो वापस नहीं मिल सकता। और है पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेट करने का मतलब यहां पे ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जनरली क्या होता है प्रेफरेंस शेयर का कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है उनको दे देते हैं, लास्ट में जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनके पास एक ऐसी क्वालिटी है कि जो उस बचे हुए पैसे में से भी उनको भी हिस्सा मिले फिक्स्ड के साथ साथ। इसमें लिखा है व्हेन द होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इनटू द रेजिडुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट बच गया आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर्स, आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड। देखो क्या था, प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जितना फिक्स्ड है उतना दे दिया। उससे पहले आते हैं डिबेंचर्स, अगर आपको पुराना कुछ याद हो तो पहले डिबेंचर्स को पेमेंट करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर को, फिर बचा कुचा इक्विटी शेयर ले लेता है। पर कई बार इक्विटी शेयर की वैल्यू के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, तो वहां का इक्विटी शेयर को ऐसे नहीं कि सारा ही बचा हुआ दे दिया, जितने का वो राइट है उनके पास में, जितने की कैपिटल है उतना ही पे करेंगे। फिर भी कुछ पैसा बच गया तो वो वहां कौन आ जाते हैं? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर फिर से आ जाते हैं लेने के लिए। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिव है तो आपको जितना फिक्स था उतना मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी जो मैंने आपको 4 फीचर वाला टॉपिक करवाया उसका एक बेसिक क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, वो मुझे सॉल्व करके दो, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लो। कंपनी का नाम है XYZ, और कंपनी ने इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20 रुपीज प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ ₹20 पेबल ₹20 on application, 40 on allotment, and balance on first and final call.
इतना क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद में इनके दो शेयर होल्डर है, एक का नाम है राम, उसके पास में कितने शेयर्स है, 5000 शेयर्स है, और एक है श्याम जिसके पास में उस कंपनी के 1000 शेयर्स है। राम ने डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट। यहां पे ऊपर जो लिखा है ना, आप लिखो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इक्वली। देखो आप इस लाइन को इंटरप्रेट कर पाते हो या नहीं। दोनों कॉल्स है और बैलेंस को इक्वली डिवाइड करना है। तो राम ने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की और सेकंड कॉल भी पे नहीं की, और श्याम ऐसा है जिसने अलॉटमेंट भी नहीं पे की, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की और सेकंड कॉल भी नहीं पे की। फिर कंपनी ने बाद में दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो अब आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फॉरफीचर की एंट्री करके बताओ दोनों शेयर होल्डर्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले एंट्रीज तो बहुत ज्यादा बनेगी इसकी, लेकिन आपको केवल फॉरफीचर वाले पार्ट की करनी है। लेकिन ये हैबिट डाल लेना, इन द बुक्स ऑफ XYZ, आगे लिमिटेड लगा लो इसके, जर्नल एंट्रीज, नरेशन के साथ जर्नल एंट्रीज करना। अभी आज ही लिखवाइए, वो वाली जर्नल एंट्रीज को देख के कर सकते हो। दोनों के केस में फॉरफीचर की एंट्रीज करके दो। ट्राई करो, हो जाए तो बता देना। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अमाउंट आ गई, तो टैली करो कितनी आई। 30-30 रुपए की एक, ठीक है। तो आपके पास बन गया एप्लीकेशन 20 रुपीज की, अलॉटमेंट 40 की, उसके बाद जो 60 बचा उसको डिवाइड कर दिया दोनों में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आ गई 30-30 रुपीज की। अब आगे का क्वेश्चन करो।
राम के रिस्पेक्ट में बनाई एंट्री, करे टैली। सबसे पहले राम के शेयर फॉरफिट हो गए तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप अमाउंट से कंपनी ने सारा पैसा कॉल कर लिया, 100 इंटू राम के पास कितने शेयर्स हैं 5000, ये आ गई एंट्री। अब राम के केस में प्रीमियम का कोई झंझट है या नहीं है, कुछ नहीं है, राम ने प्रीमियम दे दिया तो अब इसकी एंट्रीज तो सिंपली हो जाएगी। 2 क्या क्या पे नहीं किया, शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं की, शेयर सेकंड कॉल पे नहीं की, और बाकी का बचा हुआ आ गया 2 शेयर फॉरफीचर्ड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट। कितनी बन रही थी उसकी फर्स्ट कॉल जो उसने पे नहीं की, हाँ, और सेकंड कॉल बाकी का बैलेंसिंग फिगर से 2 लाख। सही किए क्या ये एंट्रीज। अब शाम की बुक्स में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम की बुक्स में नहीं, शाम के लिए बुक्स चल रही किसकी, XYZ लिमिटेड की। शाम के लिए कितने शेयर्स है शाम के पास, 1000 शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू 1 लाख। 2 उसने क्या क्या पे नहीं किया, 2 से पहले यहाँ पे उसने, क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं पे किया तो ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कितना नहीं पे किया, 20 रुपीज का प्रीमियम था, 1000 के अकॉर्डिंग इतना उसने प्रीमियम नहीं पे किया। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने कितने रुपए पे नहीं किए, डन। इनकी नरेशन लिख लोगे, कैसे लिखी जाएगी, बस शेयर्स फॉरफिटेड 5000 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ राम और नीचे कितने हैं 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। नेम डालने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी लैंग्वेज यूज करनी है बट लिखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।